डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्जाम स्पेशल JPIC के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि एग्जाम स्पेशल अर्थात बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की इस चैनल के माध्यम से व्याख्या की जा रही है। प्रत्येक विषय का बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उन्हीं प्रश्नों को बताया जा रहा है। इसलिए आप अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल का लाभ लें। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ये पार्ट 5 लेक्चर है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा, अवतल दर्पण का सूत्र लिखिए और प्रत्येक चिन्हों को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U होता है। इस प्रश्न में का उत्तर तो यही हो जाएगा। अब इसका प्रतीक चिन्ह हमको बताना है। जब इसके प्रतीक चिन्ह की हम लोग व्याख्या करेंगे तो यहाँ F है, यहाँ U है और यहाँ पर U है। तो F क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन जाएंगे और जो आपके परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। F क्या होंगे? फोकस दूरी होगी, दर्पण की फोकस दूरी होगी। F दर्पण की फोकस दूरी होगी। U क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। V क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। और U क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो U क्या दर्शाता है? वस्तु की दूरी को। V क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दूरी को। F क्या दर्शाता है? उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। आप एक बात ये ध्यान देंगे, यही सूत्र उत्तल के लिए भी लागू होता है। यही किसके लिए लागू होता है? उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है और यही अवतल के लिए भी लागू होता है। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष ये मिला कि यदि दर्पण कोई हो, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, इन दोनों का जो सूत्र होगा वो यही होगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होगा। ये बात स्पष्ट हुई। एक बात यहाँ पर और आपको हम बता देना चाहेंगे, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल देखिए, चूंकि अवतल दर्पण क्या है, ये देखिए अवतल दर्पण है। अब यहाँ इस तरफ -x, इधर प्लस, तो फोकस यहाँ वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु और यही फोकस दूरी हो गई। तो जो अवतल दर्पण होती है बिल्कुल उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होती है। किसकी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। देखिए अवतल दर्पण में जो वस्तु रखे जाते हैं उनकी 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां होती हैं, जिनमें से 5 स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। 5 स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जबकि 6वीं स्थिति में जो
प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है और वही आभासी होता है। कैसा बनता है वो? आभासी बनता है। तो ये आपने ये देखा, इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हमने चर्चा किया। उत्तल दर्पण होते क्या हैं और अवतल दर्पण क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण के किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल तल से होता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि किसी गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन उत्तल तल से होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो दर्पण होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ अब अवतल नहीं, चाहे अवतल होता या फिर प्रश्न में उत्तल दर्पण भी दिया गया होता तो आप उस प्रश्न का उत्तर यही होता। सिर्फ उसकी कुछ कंडीशंस अलग अलग होंगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होगी, लेकिन सूत्र यही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्रश्न उसको वहाँ पर हम उस साइन कन्वेंशन चिन्ह को लगाते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की व्याख्या करते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? इसको आप स्टार में लगा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। आइए व्याख्या करते हैं। जैसे ये देखिए आपतित किरण है, ये क्या है? आपतित किरण है। ये कोई तल है, ये आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु पर जब प्रकाश गिरती है तो वह, यदि यहाँ मान लीजिए कि आप सघन माध्यम है और ये क्या है? विरल माध्यम है। और आपको एक बात हम बताए थे, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ये कोण आई है और ये कोण आर है। यहाँ का अपवर्तनांक n1 है और यहाँ का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। तो स्नेल के प्रायोगिक नियम के अनुसार, स्नेल के प्रायोगिक नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होती हैं। देखिए साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर बेहद सरल नियम है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। देखिए आप जानते हैं भौतिक विज्ञान में जहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह रहता है उसको हटाते हैं, हटाने के पश्चात वहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, n लिखेंगे और साइन r लिखेंगे। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन r हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन r। n क्या है? यही पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये तो हो गया। अब आपको हम वो बात बताएंगे जो आप लगाने से घबराते हैं। स्नेल का नियम किस प्रकार से लगाते हैं हम ये देखते हैं। साइन आई, बिल्कुल समझिएगा, साइन आई फिर बटे साइन आर, फिर यहाँ का अपवर्तनांक n2, फिर जिस माध्यम से हम गए होते हैं इसको हम क्या लिखते हैं? n2। इस प्रकार से 1n2। इसे क्या पढ़ते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे क्या पढ़ते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं 1n2। जो अपवर्तनांक होता है प्रत्येक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, कांच के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, मतलब प्रत्येक पदार्थ के लिए जो अपवर्तनांक है उनका मान अलग अलग होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है और दूसरा क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर आपने ये देखा 1n2, इसको क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे आप यहाँ देखिए 1n2 बराबर n2 अपान n1 हो जाता है। क्या होता है, n2 अपान n1 हो जाता है। यदि हम यहाँ से 2n1 का मान ज्ञात करना चाहें तो n1 बटे क्या हो जाता है n2। इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 और 2n1 में एक संबंध होता है, क्या होता है कि 1n2 बराबर 1/2n1 होता है। ये महत्वपूर्ण संबंध होता है। ये हमने स्नेल के नियम की चर्चा की, अपवर्तनांक को विस्तृत में बताया। आप यहाँ से कई प्रश्न आ जाएगा, बिल्कुल आपको बेहद सरल लगेगा। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। 1n2 को क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुग्मी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, संयुग्मी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो संयुग्मी प्रतिबिंब जो होता है यह किस दर्पण में बनता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। ऐसा क्यों होता है, इसको आप देखिए, क्योंकि ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये फोकस बिंदु है, ये सी है। मान लीजिए कोई वस्तु है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस बिंदु से होकर के जाती है, और दूसरी वह किरण जो सी से होकर के जाती है वह अपने ही रास्ते पर क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस लौट आती है। ये देखिए यही क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया। अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब इसको हम बदल दें, ये वस्तु यहाँ रख दें तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में संभव है, अवतल दर्पण में संभव है। किस में संभव है, अवतल दर्पण में संभव है। क्योंकि उत्तल में तो आप जानते हैं आभासी बनता है, उसमें तो संभव ही नहीं है, उसमें तो संभव ही नहीं है, और लेंस में भी नहीं संभव होगा। तो यह इसको आप डबल स्टार में लिखिएगा। संयुग्मी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम चित्र बनाए हैं। आप ये देखिए, ये अनंत और सी के बीच का प्रतिबिंब है। आप जानते हैं जब हम सी पर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। आकार में बराबर होगा, आकार में क्या होगा, बराबर होगा, और उल्टा होगा। तो सी पर बनेगा तो वास्तविक होगा, बराबर होगा और उल्टा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि a/n(g) बराबर 2/3 दिया गया है तो g/n(a) का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपको हम सूत्र बताए थे, एक a/n(g), हमको g/n(a) बराबर 1 क्या हो जाएगा, a/n(g). इसे कहेंगे वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसे कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक।
तो यहाँ बस 2/3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान प्रश्न था। यहाँ आपको बताया था ना 1n2 बराबर 1/2n1। ये क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया है, ANG दिया गया है। ANG को क्या पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। तो जब हमको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना तो 1/2 में कर देंगे और यही जो रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप अपने मित्रों परिवारजनों को अधिक संख्या में इस चैनल के माध्यम से जोड़ें और बोर्ड परीक्षा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।